see it now in the slideshow mode? Yes, I can see that. So basically, what is a mutual fund? People pulling in the money, and that money is pooled for the purpose of a common investment goal. Then that money is invested in various assets. इसका कोई फंड का कोई मैनेजर होता है. देयर इज एन एएमसी. ये एएमसी क्या होता है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके. ये फंड को मैनेज करते हैं. दे टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. और जैसे जैसे यहां से रिटर्न आते हैं ये अपनी फीस रख करके, फीस कट करके बाकी का पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा देते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग. जिसने जितना इन्वेस्ट किया था, जितने यूनिट्स खरीदे थे उसके हिसाब से. Yes, दिस वी हैव ऑलरेडी yes. स्टडीड. कॉमन इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए. अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट गोल्स अलग अलग हैं तो वो म्यूचुअल फंड नहीं क्रिएट कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. ये डेफिनेशन है. रेगुलेटेड इन इंडिया बाय सेबी. एमएफ पूल्स. देखिए, तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. इट्स अ फाइनेंशियल intermediary. It is regulated by SEBI, pools the savings or funds of investors who share a common financial objective. The money collected is invested in financial market instruments such as shares, debentures, bonds, etc. And income which is earned from these investments after deducting expenses are shared with the investors of mutual fund. ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. और अगर 7-8 मार्क्स वाले में आता है Yes. तब तो और भी ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा. Right? Yes, sir. Difference between investing directly and mutual fund. This we had studied. I think you understand this. Advantages. एक बार आप Yes, I याद do. कर लीजिए. आपने 3 या 4 पॉइंट बोले. These are all the advantages. Diversification, low transaction cost, availability of various schemes, professional management, liquidity, flexibility, well regulated, transparency, and last, tax benefits. सारे Yeah, याद आ गए? actually, कोई पॉइंट इसमें है जो समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है? yes. नहीं, हाँ. सारे ही क्लियर है. So let's skip the details and let's go straight away to limitations. Disadvantages, or not disadvantages, maybe limitation of investing through mutual fund. Sometimes mutual funds make a loss due to poor performance of the fund manager. उसने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, गलत शेयर खरीद लिया, तो फंड की वैल्यू कम हो गई, लॉस हो गया. The fund manager can only decide which securities to invest in. आप कितने भी स्मार्ट हो, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं तो आप डिसीजन नहीं ले सकते कि किस शेयर को खरीदना है, किसको बेचना है. Investors have to pay fund management fees irrespective of the performance of the fund. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो देना ही है, खराब परफॉर्म कर रहा है तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी. तब भी देना. Yes. And they are not risk-free investments. They are subject to market risk. ये आगे जाकर और डिटेल में स्टडी करेंगे. अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस का चांस है. डेट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं फिर भी आपको रिस्क रहता है. और भी डिसएडवांटेजेस हैं. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट स्कीम्स फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स अवेलेबल. एक कॉमन मैन जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं. Although mutual funds are highly liquid, open-ended funds can be purchased or sold only at the end of the day. अगर आप डायरेक्टली शेयर खरीद रहे हैं तो जितनी देर स्टॉक मार्केट खुला है, यू कैन बाय एट एनी टाइम, सेल एट एनी टाइम. म्यूचुअल फंड एंड ऑफ द डे ही खरीद सकते हैं. ऐसा नहीं कि सुबह में मार्केट बढ़ गया तो मैंने बेच दिया या गिर गया तो मैंने खरीद लिया. ओके, एंड दिस इज Okay. ओनली फॉर ओपन एंडेड फंड. Yes. क्लोज एंडेड फंड्स आप हर दिन खरीद बेच नहीं सकते. देयर आर सम फंड्स व्हिच आर क्लोज एंडेड. आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज ओपन एंडेड, व्हाट इज क्लोज एंडेड. अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कभी भी पैसा डाल नहीं सकते, कभी भी पैसा निकाल नहीं सकते. एक फिक्स पीरियड में ही वो पॉसिबल है.
दे आर कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड्स। तो वो उसकी एक लिमिटेशन है। ओके। Okay. Last, Yes. mutual fund maintain large cash reserve to safeguard against large number of withdrawals, and this tends to lower the portfolio returns. इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? What do you think this is? If, as you said in the last lecture, that people can withdraw the amount they have invested, obviously in some cases, so it may lower the portfolio return. So mutual funds, that's why maintain a large cash reserve. तो मतलब लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कम हो रहा है? क्योंकि वो उतना पार्ट तो निकल नहीं, गया ना उसमें से अभी। जो निकल गया वो तो निकल गया, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कम हो रहा है? जिसने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, but how is that going to impact the portfolio return? Let me explain what happens. Suppose बहुत सारे लोगों ने मिलकर 1000 crores एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, सबने छोटा छोटा अमाउंट किया, टोटल एसेट, टोटल पूल इज 1000 करोड़। अब फंड मैनेजर क्या करेगा? इस 1000 करोड़ को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, और लेट्स से वो Yes. शेयर्स में इन्वेस्ट करके वो 10 या 12 या 15% रिटर्न जनरेट कर सकता है। पर Okay. माय क्वेश्चन इज, क्या वो पूरे 1000 करोड़ शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा एक बार में? जितने उसके पास आ गए सारे के सारे इन्वेस्ट कर देगा? नहीं, नहीं क्योंकि कल नहीं अगर नो। किसी ने अपने यस पैसे नो। वापस मांग लिए, ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी वापस मांग सकते हैं, यू कैन रिडीम योर इन्वेस्टमेंट एनी टाइम, ठीक है? तो अगर कल कुछ लोगों ओके। ने पैसे वापस मांग लिए तो उनको रिटर्न करने के लिए कैश तो होना चाहिए। तो इसमें से ये यस। लोग एक थोड़ा सा परसेंटेज, लेट्स से 5%, लेट्स से 2%, ऐसा कुछ छोटा सा अमाउंट उनकी कैलकुलेशन होती है। तो लेट्स से उसने इसमें से 50 करोड़ कैश में रख लिए, इन्वेस्ट ही नहीं करा, क्योंकि कल कोई पैसे मांग ले तो मैं कहां से लाके ओके दूं? तो आपका ओके। पोर्टफोलियो एसेट्स टोटल 1000 करोड़ हैं, लेकिन उसमें से पूरा पार्ट इन्वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा पार्ट वो लोग कैश में रखते हैं टू मीट एक्सपेंसेस, एंड अगर कोई पैसे मांगने आ जाए तो रिटर्न करने के लिए कैश होना चाहिए। तो इस 50 करोड़ यस पे तो फंड कुछ कमा ही नहीं रहा, राइट? तो इस एग्जैक्टली। वजह से उनको हाँ। कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कुछ पैसे कैश में रखने पड़ते हैं। इस वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाता है, कि रियल में कमाई तो 950 करोड़ में ही हो रही है। यस ओके, यस नाउ आई गेट इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये पिछले क्लास का रिवीजन था। अभी हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैसे बनता है, कैसे होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में करेंगे। सो ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इज लाइक दिस। जब हम किसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर प्रैक्टिकली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ, या आप टीवी में एड देखो, या उनकी ऑफिस देखो, तो वो जिससे आप डील करते हो ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप सिर्फ इसी से डील करते हो, बाकी लोगों से आप डील नहीं करते। व्हेन यू आर ट्रांजैक्टिंग विद अ म्यूचुअल फंड, यू आर ओनली ट्रांजैक्टिंग विद द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमने आपको बताया कि एक रिसर्च टीम होती है, एक फंड मैनेजर होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ दैट फंड। तो वो जो फंड मैनेजर भी होता है, उससे आप तो इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन वो भी इसी का पार्ट रहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ही पार्ट रहता है, ठीक है? तो ये यस। बाकी लोग कौन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों है, मैं बताता हूं। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड बेसिकली लोगों का पैसा ले रहा है, पब्लिक का। जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा पर्सन भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता है। तो लोगों का पैसा ले रहा है, यस यस। फिर उसको इन्वेस्ट कर रहा है, और ये अश्योरेंस दे रहा है कि वहां से जो रिटर्न आएगा, हम अपनी फीस काट करके आपको लौटा देंगे। एम आई राइट? तो ऐसे तो कोई भी यस फ्रॉड यस। कर सकता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। हमने बोला ना, एडवांटेज है वेल रेगुलेटेड, तो सेबी उसको रेगुलेट हाँ। करता है। जब भी कोई यस। नया म्यूचुअल फंड
क्रिएट होना होता है तो सबसे पहले उसके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए. दिस इज द पर्सन और द कंपनी जो लोग मिल के म्यूचुअल फंड को क्रिएट करते हैं. दे स्टार्ट इट, दे आर द Okay. ओनर्स. Okay. बट वो Yes, ओनर्स yes. हैं लेकिन वो उसको मैनेज नहीं करेंगे. ठीक है, दे आर द पर्सन Oh, बिहाइंड द म्यूचुअल फंड. उसके बाद सॉरी, उसके बाद एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको ट्रस्टी बोलते हैं. ट्रस्टी क्या होता है? the one who provides everything, or rather, helps to. ट्रस्टी का जनरल मतलब बताओ पहले आप. म्यूचुअल फंड छोड़ दो, व्हाट इज अ ट्रस्टी? कभी सुना है आपने ट्रस्ट या ट्रस्टी? क्या Yes, होता yes, है? I have. जिनको जिनको सारी अथॉरिटीज या पावर्स होते हैं, सिंस वो ओन करते हैं वो चीज. उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन, वो नहीं, ओनर होते हैं ना, तो ओनर नहीं उनकी होते. रिस्पॉन्स. सॉरी. आपने तिरुपति मंदिर के बारे में सुना है? मंदिर को कौन चलाता है? यस. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मंदिर को तो पुजारी. नहीं. अच्छा, मंदिर को मेन तो हाँ, ट्रस्टी चलाते हैं, बट उसको हाँ, वो हैंडल डेली पुजारी करते हैं. ऑपरेशंस पुजारी करते हैं. लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ. जो पैसा आ रहा है बैंक में जा रहा है कि नहीं, कहां जा रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है. तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, जब आप खुद का बिजनेस करते हैं तब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी ओनरशिप भी है, आप डिसाइड करो. लेकिन जब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है या कोई ऐसा रिसोर्स है जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां पर क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना दिया जाता है, विच इज लाइक अ गवर्निंग बॉडी. जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल गेट सम वाटर. ओके. यस, यस, श्योर. तो वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होते हैं उनमें हम ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रस्ट. और उनको हम ट्रस्टी कहते हैं क्योंकि उनपे हमें विश्वास है कि वो ठीक से मैनेज करेंगे. पर वो डे टू डे मैनेजमेंट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेते हैं. वो सारा काम एएमसी का है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ट्रस्टी का काम ये ओके. है देखना कि जो फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं. ओके. या फिर जो पैसे आ रहे हैं कोई घपला तो नहीं हो रहा, पैसे कहीं और तो डाइवर्ट नहीं कर रहे, कोई कोई अनएथिकल यस, चीज तो यस. नहीं हो रही, या कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा. ये ट्रस्टी का काम होता है. वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या उस शेयर में क्यों किया, इसमें ज्यादा करो उसमें कम करो, ये वो नहीं करते. हाँ, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये देखना ट्रस्टी का काम है. तो ये ट्रस्टी, ये ओके. पब्लिक लेवल पर है. प्राइवेट लेवल पर भी आपने सुना होगा, एक एक्ट है इंडिया में, ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट. जैसे कोई माइनर है तो मुझे अपनी जायदाद किसी को पास ऑन करनी है, पर वो पर्सन अभी माइनर है, और सपोज मेरी डेथ हो जाए तो मैंने एक ओके. ट्रस्ट बना दिया, उसमें किसी को ट्रस्टी बना दिया. वो सारी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को बिलोंग करेगी जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, या जब तक वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती. तो ट्रस्टी इज नॉट द ओनर बट ही ओके. इज द गार्डियन. कैन बी लाइक नहीं नहीं, नॉमिनी. नॉमिनी तो बेनिफिशियरी हो गया जिसको मिलना है. हाँ, दैट इज डेफिनेटली लाइक, जब वो नहीं रहेंगे हाँ, तो तभी मिलेगा, ट्रस्टी को ऐसे आप नहीं. ऐसे समझो ना, दे आर लाइक गार्डियन. जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो कोई स्कूल भी होता है, उसमें प्रिंसिपल के भी ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं. तो दे आर लाइक गार्डियंस यस, कि यस. कोई या, गलत या, काम ना हो. ठीक है. और ये सारे हाँ. मैनेजर्स होते हैं, यस. एएमसी वाले ना मैनेजर्स होते हैं, ये एक्चुअली मैनेज करते हैं कि आज रिलायंस का शेयर खरीद लो, आज एचडीएफसी का बेच दो, इधर इन्वेस्ट करो, उधर करो, मत करो. ये सब काम एएमसी करता है. और स्पॉन्सर वो होता है जिसने ओके. फंड को शुरू करा होता है. ठीक है. ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये ओके. तीन सबसे मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं: स्पॉन्सर, ट्रस्टी और एएमसी. कस्टोडियन क्या होता है?
जो Okay. एसेट्स आते हैं, मान लो 1,000 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए एएमसी ने, तो वो शेयर्स एएमसी के पास नहीं आते हैं। एएमसी उनका फॉर द टाइम बीइंग ओनर है, लेकिन एएमसी के पास नहीं आते, वो अलग एक जगह रखे रहते हैं कस्टोडियन के पास। तो वो एसेट को सेफ रखना Oh, कस्टोडियन की okay. रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। Okay, सिमिलरली okay. इस पूरे प्रोसेस में Yes, yes. और भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं जिनकी सर्विसेज यूज होती हैं। वो क्या है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, Mm-hmm. डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बैंकर्स। Okay. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है, आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा कि सेबी के रूल्स क्या हैं, स्पॉन्सर के लिए लिमिटेशन क्या है, कंडीशंस क्या है, ट्रस्टी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एएमसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सब बहुत डिटेल में थियरी है, पढ़ना पड़ेगा, पर ये थोड़ा बोरिंग है, इसको हम लोग टुवर्ड्स द एंड पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर शुरू Okay, okay. बता दिया स्टार्टिंग में। स्पॉन्सर वो पर्सन है जिसने फंड को शुरू किया, फिर वो ट्रस्टी अपॉइंट करता है। ट्रस्टी इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ही एक्ट्स लाइक अ गार्डियन। एक जन नहीं होता है, देयर इज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। Okay. उसके नीचे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो सारे डिसीजंस लेती है, फंड को मैनेज करती है, और कस्टोडियन जहां पर एसेट्स रखे जाते हैं सेफ गार्ड करके। ठीक है, ये बेसिक Okay, yes. स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर डिटेल में एक एक जन की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उससे रिलेटेड लॉ आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कोर्स का कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और हर म्यूचुअल फंड का क्या फीचर होता है, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कोर्स, राइट। सो हम लोग वो पहले कवर कर लेते हैं, फिर Okay. बाकी ये थियोरी रेगुलेशन वगैरह बाद में करेंगे। सो Yes, yes. क्लासिफिकेशन, Okay. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? Can be distribution. और क्या हो सकता है अगर आप सिंपल भाषा में समझाएं किसी को तो? किसी चीज को दो तरह हाँ, से तो क्लासिफाई क्लासिफाई करना करना, क्या होता है? व्हाट इज बट क्लासिफाई? कैटेगराइज क्या? करना, मे बी कैटेगराइज कैटेगराइज करना, करना. करेक्ट, एब्सोल्युटली। स्कूल में आपने, जब आप स्कूल में रहे होंगे तो 11th में आने के बाद सारे स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस में डाल दिए, अलग अलग सेक्शंस में डाल दिए जाते हैं, अलग क्लास। साइंस वालों की अलग क्लास, कॉमर्स वालों की Yes, अलग yes. क्लास। तो उनको उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर कैटेगराइज करना, उसको बोलते हैं Divide. क्लासिफिकेशन, Okay. राइट। तो हम म्यूचुअल Yes, फंड्स को yes. भी कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो क्या मैं उनको क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है जेंडर, ऑल मेल्स ओवर हियर, ऑल फीमेल्स ओवर हियर, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। एक Yes, तरीका हो yes. सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, Age. ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। Yes, yes. तो एक ही पॉपुलेशन को Yeah, क्लासिफाई yeah. करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली Yes, yes. म्यूचुअल फंड्स को भी क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ओके। स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्टाइल, टाइप ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड वेदर इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड और नॉट, उसकी ट्रेडिंग कैसे होती भी है या नहीं होती है। So these are the Yes, yes. various Yes. basis on which a mutual fund can be classified. ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। पहला, on the Yes. basis of structure, a mutual fund can be classified as either open ended or close ended. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आया था ना। हाँ, तो ओपन एंडेड का क्या हाँ, हाँ. मतलब होता Yes. है? मेरा मन किया, मैंने मंडे को म्यूचुअल फंड के 10 यूनिट खरीद लिए। मेरा मन किया, मैंने एक महीने बाद किसी भी दिन बेच दिया, बट इट शुड बी अ वर्किंग डे, संडे नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इट शुड बी ओपन फॉर हाँ. बिजनेस, Yes. छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। Yes, yes. उसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं जब चाहे खरीदूं, जब चाहे बेचूं। तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड, ये हमेशा खुला रहता है। ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन Okay. एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब म्यूचुअल फंड के यूनिट बेच देना, हाँ, मतलब Redeem यूनिट वापस करना. देके पैसे ले लेना। हाँ, redeem करना. इट इज ओपन फॉर Yes, yes. सब्सक्रिप्शन
and redemption on every business day. बस छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी दिन खरीदो किसी भी दिन बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन स्कीम्स Yes. की कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती। कोई स्कीम 10 साल से भी चली आ रही है, कोई अभी शुरू हुई है, लेकिन ऐसी कोई डेट नहीं है कि ये स्कीम इस दिन पे खत्म हो जाएगी। ये स्कीम्स चलती रहती हैं, लोग पैसा डालते भी रहते हैं, बीच बीच में निकालते भी रहते हैं, एसेट्स बढ़ते रहते हैं, स्कीम्स चलती रहती है, कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है। इसको हम क्या कहते हैं? Okay. ओपन एंडेड स्कीम। Open-ended. दूसरी तरह की स्कीम होती है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है कि जब कोई नया फंड लॉन्च होता है ना, तो इनिशियली पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इस फंड के यूनिट्स खरीद सकते हैं। जस्ट लाइक शेयर्स के लिए आईपीओ होता है, वैसे ही फंड्स के लिए सिमिलर Exactly. प्रोसेस होता है। उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। लेट मी राइट दैट डाउन, न्यू फंड ऑफर। उस टाइम पे आप यूनिट्स खरीद सकते हैं। अगर वो क्लोज एंडेड स्कीम है तो नॉर्मली उसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है कि ये स्कीम आज ओपन हो रही है, आप इतने टाइम तक इसके यूनिट्स को खरीद सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा, आप और नहीं खरीद सकते। और इसकी मैच्योरिटी का भी एक फिक्स डेट है। तो आप उस दिन पर ये स्कीम मैच्योर होगी, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 3 साल भी हो सकता है, जो भी है स्कीम के हिसाब से, उस दिन पर ही आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। इन बिटवीन आप रिडीम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्कीम को बोलते हैं क्लोज एंडेड, बिकॉज इसमें सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन क्लोज्ड होते हैं। ओनली स्पेसिफाइड टाइम पर ही आप कर सकते हैं, बाकी टाइम इट इज क्लोज्ड। ओके, तो ये समझ में आ गया ओपन एंडेड क्लोज एंडेड Yes. क्या होता है। ठीक है, तो सपोज Yes, yes, I आपने कोई got it. क्लोज एंडेड स्कीम परचेज कर ली, आपने एक यूनिट परचेज कर लिया इन अ क्लोज एंडेड स्कीम। अब अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स है, लेकिन आपको 2 महीने के बाद अगर उसमें से निकलना है, तो आप कैसे निकलेंगे? आप तो निकल नहीं सकते, यूनिट्स को रिडीम तो कर नहीं सकते। हाँ, हाँ, तो unless मैच्योरिटी डेट के maturity पहले date रिडीम में. का ऑप्शन नहीं है। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, ऐसी Yes. स्कीम्स को एक्सचेंज ट्रेडेड बना देते हैं, मतलब एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है वो स्कीम। इसका मतलब मैं रिडीम नहीं कर सकता, मैं म्यूचुअल फंड को यूनिट देकर पैसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई और बायर है जो इसमें Exactly. इन्वेस्ट करना चाहे, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि Mm-hmm. क्लोज एंडेड है। मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मैं रिडीम नहीं कर सकता क्योंकि क्लोज एंडेड है। लेकिन अगर कोई बायर इंटरेस्टेड है तो मैं अपना यूनिट उस बायर को तो बेच सकता हूं, राइट? जैसे शेयर्स हाँ, में क्या होता exactly. है, आईपीओ के टाइम में हम कंपनी को पैसे देते हैं, शेयर हमें मिल जाते हैं, वी बिकम द शेयर होल्डर। Hmm. अब अगर 6 महीने बाद मुझे एग्जिट करना हो, Exactly. तो मैं कंपनी से अपने पैसे वापस थोड़े ना ले सकता Hmm. हूं। लेकिन अगर वो लिस्टेड शेयर है तो मैं किसी थर्ड पर्सन को वो शेयर बेच सकता हूं, राइट? तो दैट इज Yes. प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी Yes. मार्केट, आपने इक्विटी में पढ़ा होगा पहले। तो सिमिलरली सम ऑफ द क्लोज एंडेड स्कीम्स मे बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ताकि हमें अगर एग्जिट चाहिए तो आई डोंट हैव टू वेट टिल मैच्योरिटी, आई कैन सेल इट टू अनदर पर्सन हु इज विलिंग टू बाय। ओके, Okay. एंड दिस ओनली I हैपेंस फॉर get it. क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। ओपन एंडेड वाला जब भी रिडीम करना चाहे वो तो म्यूचुअल फंड के पास जाके डायरेक्टली रिडीम कर सकता Mm-hmm. है। क्लियर हो Yes, गया? yes. ओके, लेट्स मूव ऑन। Yes. नेक्स्ट वे ऑफ क्लास, अच्छा ये तो वो सेम ही पॉइंट है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज डन। नेक्स्ट इज Yes. मैनेजमेंट स्टाइल। तो मैनेजमेंट स्टाइल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक फंड को हम बोलते हैं एक्टिवली मैनेज फंड, और दूसरे फंड को हम बोलते हैं पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिव और पैसिव का मतलब आपको पता है? ओके, तो Yes. फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज फंड में एक्चुअली बहुत एक्टिवली फंड को मैनेज करता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है फंड के पोर्टफोलियो को। मतलब जितने पैसे आ गए उसके बाद वो Yes. पैसे इन्वेस्ट हो गए, तो कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर लेना है, कब बेचना है, कितना लेना है, कितना सेल करना है, ये सारी चीजें फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है। पैसिवली मैनेज फंड में ऐसा नहीं होता है। पैसिवली मैनेज फंड सिंपली एक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
तो पैसिवली मैनेज फंड, जैसे आपको निफ्टी 50 पता है क्या है, एंड Yes, वैसे yes, ही I do know. सेंसेक्स है। तो इसमें निफ्टी की हाँ. टॉप 50 कंपनीज हैं और इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ये टॉप 50 कंपनीज में भी डाल दूं, मुझे पता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं ऑन एन एवरेज 12-13% के रेट से, तो ये ग्रो करेंगी करेंगी। तो मुझे इसमें अपना माथा Yes. नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना कि अभी मैं कौन सा शेयर खरीदूं, अभी मैं कौन सा शेयर बेचूं, कुछ नहीं करना। जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, जिस प्रोपोर्शन में उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब निफ्टी 50 में इट इज अ वेटेड एवरेज, राइट? तो रिलायंस का वेट ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक का वेट ज्यादा है, छोटी कंपनीज होंगी जैसे एशियन पेंट्स, तो उसका वेटेज कम होगा। तो जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स बनाया हुआ है, मैं उसी प्रोपोर्शन में उन्हीं कंपनीज, उन्हीं 50 कंपनीज के शेयर्स खरीद के रख लूं। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छी कंपनीज हैं, तो 5 साल में ये मुझे 10-12% रिटर्न आराम से दे देंगी, हो सकता है ज्यादा भी दे दे। तो क्या डे टू डे मैं सोच रहा हूं कि Yes. मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा बेचूं? नहीं। अब अगर निफ्टी नहीं. में कोई चेंज हो गया, निफ्टी के कैलकुलेशन में कोई एक कंपनी बाहर निकल गई और दूसरी कंपनी इंक्लूड हो गई, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टाइम पहले नेस्ले को इंक्लूड किया गया था निफ्टी में। अगर वहां कोई चेंज हो गया, तो Okay. मुझे भी अपने पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से शेयर्स खरीदने या बेचने पड़ेंगे। बट अदरवाइज मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मुझे कोई रिसर्च नहीं करनी, मुझे डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस भी नहीं करने। बट अगर कोई उन शेयर्स में से कोई चेंज हुआ तो आपको क्यों व्हाट इज अफेक्ट होगा? निफ्टी 50? निफ्टी 50 एक इंडेक्स है ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। तो लेट्स से उसमें ए बी सी डी ऐसे एग्जैक्टली, हाँ. करके 50 कंपनीज हैं, जिनको मिला, और इनके परसेंटेजेस हैं। हम्म. सपोज ये कंपनी का वेटेज है 15%, ये कंपनी का वेटेज है 12%, ऐसे करके किसी का वेटेज होगा 0.5%। तो जब इनके शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, तो उनका वेटेड एवरेज निकाल के हम बोलते हैं कि निफ्टी इतना ऊपर गया या निफ्टी इतना नीचे गया। करेक्ट? अब हाँ, सपोज ओके. फॉर सम रीजन ये कंपनी है, इस कोई भी रीजन से इसका मार्केट कैप कम हो गया, तो उनको लगता है इसको निफ्टी 50 में रखना सही नहीं है, वो इसको निफ्टी 50 से बाहर निकाल देते हैं और बदले में कोई दूसरी कंपनी को उस इंडेक्स का पार्ट बना देते हैं। इन दैट केस, ओके. अगर मैं सिर्फ निफ्टी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, तो मुझे भी अपने पोर्टफोलियो में से वो सारे शेयर्स बेच देने पड़ेंगे, और जो नई कंपनी आ रही है उसके उतने ही शेयर्स खरीद लेने पड़ेंगे, मतलब सेम प्रोपोर्शन में जो उसका प्रोपोर्शन है, राइट? यस, यस. इफ आई फॉलो आई दिस गॉट. अप्रोच, 5 साल में निफ्टी 50 ने जितना रिटर्न दिया, मतलब जितना बढ़ा वो, मेरा फंड भी उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेम उसी चीज यस. को रेप्लिकेट कर रहा हूं अपने फंड में। इज दिस क्लियर? एक साल में अगर यस, निफ्टी यस, इट टेन इज परसेंट क्लियर. से बढ़ा, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 10% से बढ़ेगी, क्योंकि निफ्टी में जो जो कंपनीज हैं और जिस प्रोपोर्शन में है, मैंने भी उन्हीं कंपनीज के शेयर उसी प्रोपोर्शन में खरीद लिए। तो इसमें डेली बेसिस पर यस. फंड मैनेजर को कोई दिमाग नहीं लगाना, इसीलिए इसको बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट। एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। हाँ, बिकॉज इट, हाँ. समझ आ गया? एग्जैक्टली. और एक्टिव फंड होता है जिसमें वो बोलता है कि मैं निफ्टी को बीट करूंगा, निफ्टी अगर 10% बढ़ा है, मेरा फंड 15% रिटर्न देगा। निफ्टी में जितनी कंपनी है, मैं सारों में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या मैं उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई कैन जनरेट बेटर रिटर्न देन निफ्टी। तो वो हो जाता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड। ओके, ओके. नाउ ऑब्वियसली एक्टिव, एक बार फीचर्स को लिस्ट डाउन कर दिया यहां पर। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली कंटिन्यूअसली फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। उसको लगता है कि वो इंडेक्स से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वो इंडेक्स को ब्लाइंडली क्यों फॉलो करे, वो डिसाइड करेगा कौन सा। एग्जैक्टली. ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिसर्च कॉस्ट हायर होते हैं। ऑब्वियसली उसको पूरे टाइम ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, प्लस उसको रिसर्च भी करनी पड़ती है उतनी ज्यादा, कि अभी मैं कौन सा कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, कौन सा खरीदूं, कौन सा नहीं खरीदूं, कितना खरीदूं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट दोनों जनरली हायर होते हैं। लॉजिकल है? ओके. समझ आ गया? ओके। यस, पैसिवली यस, या. मैनेजमेंट फंड में, पैसिवली मैनेज फंड में
वो सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करता है और अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स को रेप्लिकेट कर लेता है। जैसा इंडेक्स में है वैसा ही मेरे फंड में। वो कोई अपना जजमेंट नहीं यूज करता कि कब खरीदना है कब बेचना है, कुछ नहीं करता। अगर और लोगों ने फंड में पैसा डाला तो उस पैसे को भी वो उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर देगा, बस इतना ही करेगा। तो टिपिकली जो इंडेक्स का रिटर्न होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं, निफ्टी से या सेंसेक्स से, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं, जितना उसका रिटर्न उतना ही मेरे फंड का रिटर्न। और मुझे इसमें ज्यादा माथा ही नहीं लगाना, मुझे कोई ओके। रिसर्च टीम नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना, तो इसमें फंड मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम होगा। करेक्ट। हाँ, एग्जैक्टली, मेक सेंस। लेट्स मूव ऑन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम समझ गए, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल हम समझ गए, एक्टिवली मैनेज हो सकता है, पैसिवली हो सकता है। पैसे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का पैसे। तरीका टाइप ऑफ एसेट, कि हम किस टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो था ना कि भाई बटर चिकन खाने जा रहे हैं या चाइनीज खाने जा रहे हैं, तो वैसे ही हम उसको इन्वेस्ट कहां करेंगे पैसे को, तो उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके। वेट अ मोमेंट। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एसेट, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। दुनिया भर में अगर आप देखें तो और भी चीजें होती हैं, रियल एस्टेट के भी फंड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें और आपके सिलेबस, इफ वी रिस्ट्रिक्ट टू योर सिलेबस, वी कैन इन्वेस्ट द एसेट्स इनटू इक्विटी मार्केट्स, मतलब इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनीज के। वी कैन इन्वेस्ट इट इनटू डेट प्रोडक्ट्स। डेट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, या फिर कंपनीज के और कई तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, नोट्स होते हैं, वो सारे डेट प्रोडक्ट होते हैं। इट इज एसेंशियली अ लोन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट? जब हम इक्विटी खरीद रहे हैं और डेट खरीद रहे हैं, क्या डिफरेंस है? अगर आपने रिलायंस का इक्विटी शेयर खरीदा, किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा या डिबेंचर खरीदा, दोनों में फर्क क्या है? मे बी डेप में तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो इक्विटी में हम सबसे बड़ा डिफरेंस बताइए। इक्विटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, पहले ये बताइए, और डेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? इक्विटी तो एक स्टेक होता है ना हाँ, कंपनी स्टेक में, मतलब क्या? एक पार्ट ऑफ कंपनी या फिर उनका शेयर विच इज आवर्स, so that is equity बेसिकली of अगर our. आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया ना, तो जैसे मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ रिलायंस, यू ऑल्सो बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, राइट? सो इक्विटी Exactly. बेसिकली मीन्स ओनरशिप। Yes, ऑल्दो yes, आपका ओनरशिप परसेंटेज पॉइंट जीरो yes, जीरो yes, जीरो 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 वन ऐसा कुछ होगा, बहुत छोटा होगा, बट इक्विटी yes, मीन्स yes. ओनरशिप। डेट मीन्स कर्जा। जब आप किसी के डिबेंचर खरीद रहे हो ना, तो आप Borrowing, उस yeah. कंपनी के ओनर नहीं बन रहे। आपने जितने पैसे उसको दिए हैं वो पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब आप कंपनी के Exactly. ओनर बनते हो तो प्रॉफिट की गारंटी होती है? नहीं होती है। बिजनेस अच्छा करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, राइट? जब आप डेट देते हो Exactly. तो आइडियली उसको, बिजनेस अच्छा करे या ना करे, आइडियली उसको पैसे लौटाने चाहिए और इंटरेस्ट भी देना चाहिए। करेक्ट। तो इक्विटी मींस ओनरशिप, डेट मींस कर्जा। इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है पर रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। डेट में रिस्क कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी फिक्स्ड होता है, कम होता है। ओके। ऐसा नहीं है डेट में रिस्क नहीं होता। जिसने आपसे पैसा लिया Yes. बिजनेस करने के लिए, अगर उसका बिजनेस ही बंद हो जाए तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, देयर इज सम रिस्क, पर इक्विटी से कम रिस्क है। तो Comparatively come. ब्रॉडली आई एम सेइंग टाइप ऑफ एसेट। अब विद इन इक्विटी आगे जाकर जब हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पढ़ेंगे, आप देखोगे इक्विटी में भी कितनी तरह की कंपनीज हैं। मैं लार्ज कैप खरीदूं, मिड कैप खरीदूं, स्मॉल कैप खरीदूं,
एक सेक्टर के ही खरीदूं, डाइवर्सिफाइड खरीदूं, या कई बार ऐसे फंड्स होते हैं, बहुत कॉमन है ऐसा, ऐसे फंड्स होते हैं जो जिनको बोलते हैं बैलेंस्ड फंड, जो इक्विटी और डेट में 50-50 इन्वेस्ट कर दें, कि भाई आपको डेट की सेफ्टी भी मिल जाए और इक्विटी में डाल दिया तो उसके कारण पोर्टफोलियो का रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाए। तो Yes, इस indeed. तरह से क्लासिफिकेशन होता है, कई तरह की स्कीम्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ एसेट्स, Okay. इक्विटी, Hmm. डेट, और एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है बताइए? That includes bank accounts, uh, basically instruments like bank accounts and बैंक अकाउंट्स नहीं, mm, बैंकिंग से रिलेटेड है पर बैंक अकाउंट नहीं। किसी पर्सन को, देखिए बैंक्स क्या है, बैंक्स भी पैसा लेते हैं कस्टमर से और डिपॉजिटर्स से, और उसको लोन कर देते हैं बिजनेसेस को, या किसी को होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, कुछ चाहिए तो। ठीक है, ये बैंक्स का काम है, इसमें बीच में वो अपना कट बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट बनाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आज मुझे, बैंक के पास भी कभी पैसे की शॉर्टेज होती है, कि मुझे आज 100 करोड़ चाहिए, कल मेरे पास 100 करोड़ सरप्लस होगा, तो आज उस बैंक के पास थोड़े सरप्लस हैं, उस बैंक के पास थोड़े कम है, वो 1-2 दिन के लिए उनको पैसे चाहिए या 10 दिन के लिए पैसे चाहिए। तो इतने शॉर्ट टर्म के लिए अगर उनको मनी बोरो करना है तो उसके लिए वो डिबेंचर तो इशू करेंगे नहीं, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म होता है, बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म होता है। हाँ हाँ हाँ. तो एक तरह से आप समझ लीजिए टेम्पोररी कुछ दिनों की मनी कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट को, या कैश फ्लो में शॉर्टेजेस है या एक्सेस है उसको मैनेज करने के लिए एक मनी मार्केट होता है, कि मुझे 2 दिन के लिए पैसे चाहिए, 5 दिन के लिए पैसे चाहिए, या आज दे दो कल लौटा दूंगा। ये बहुत नॉर्मल है, सारे बैंक्स में किसी दिन सरप्लस किसी दिन शॉर्टफॉल होता है, तो वो मनी मार्केट से पैसा लेता है। Okay. जिसके पास सरप्लस है वो जिसको भी चाहिए उसको दे देता है, और उसके लिए उसका इंटरेस्ट भी अलग होता है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और बहुत ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, एंड Okay. लास्ट वन इज गोल्ड। Yes. सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ एसेट्स। रियलिटी में दुनिया भर में अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे और भी पॉसिबिलिटीज होती है, रियल एस्टेट वगैरह भी होता है, पर वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना रेलेवेंट नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस दैट। ऑलराइट, क्लियर? हेलो? हाँ ठीक है, आई Yes, थॉट yes. My bad. ओके। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, हमने बोला ना 4 तरह के हैं, इक्विटी, डेट, मनी मार्केट एंड गोल्ड। सबसे पहले इक्विटी के फीचर्स देख लेते हैं। यूजुअली Okay. मेजर पार्ट ऑफ द कॉर्पस, कॉर्पस मतलब जो पैसे जमा हो गए सारे इन्वेस्टर्स के, जो पूल ऑफ मनी है जो इन्वेस्ट करना है, यूजुअली मेजर Okay. पार्ट ऑफ द कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हो सकता है 80%, हो सकता है 90%, हो सकता है 95% या 100% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, लेकिन कम से कम 65%, अगर 65% इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो हम उसको इक्विटी फंड नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको कुछ और नाम दे देंगे। एटलीस्ट 65% of the Okay. fund money is invested in equity shares of domestic companies. Equity stocks. ठीक है, मेन Yes. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब आप बताइए कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है? Capital appreciation. कैपिटल I don't गेन्स know पढ़ा था actually. इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत, क्या था कैपिटल हाँ. गेन? It is when we the amount we invest उससे ज़्यादा अपना देखिए, gain होता है तो. अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम 2 तरीके से कमाई कर सकते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एक तो हम इसको रेंट पे लगा दें, उससे हमें रेंट मिलता रहे, Okay. और दूसरा, Yes. ओवर, तो पहला तो हो गया रेंट, हमने किसी को यूज करने के लिए दे दी। तो ये डेट में क्या होता है, हम अपने पैसे किसी को यूज करने के लिए दे देते कि भाई तुम अपने बिजनेस में यूज करो, एंड यू पे मी इंटरेस्ट एवरी ईयर और एवरी मंथ, दैट इज लाइक रेंट। दूसरा होता है
ओके। प्रॉपर्टी के 10 साल में दाम बढ़ के 5 टाइम्स हो गए, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। ये जो प्राइस अप्रिसिएशन हो ओके। गया ना, इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। तो जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो मेन पर्पस यही रहता है कि आने वाले कुछ सालों में इस शेयर का दाम काफी बढ़ जाए तो मेरे को प्रॉफिट हो, मैं फिर उसको बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट हो। जब हम शेयर्स में पैसा ओ। लगाते हैं तो भी पैसे कमाने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे ही हम शेयर में पैसा लगाते हैं, हम शेयर होल्डर बन गए। अगर कंपनी को यस। प्रॉफिट होता है और वो कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो मुझे भी उसमें से कुछ मिलेगा, मुझे भी डिविडेंड मिलेगा एज अ शेयर होल्डर। ये एक तरीका होता है पैसा कमाने का। यस। दूसरा तरीका, वो कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, लेकिन अच्छा बिजनेस करती रहे, तो मार्केट में उसके शेयर के दाम डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, कुछ सालों में बहुत बढ़ जाएंगे, तो मैं वो शेयर बेच करके उतना प्रॉफिट कमा सकता हूं। ये जो सेकंड वाला तरीका है, इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। ओ। शार्क टैंक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो शार्क्स हैं ओके। जो इन्वेस्ट करते हैं, सम ऑफ दोस बिजनेसेस आर यस, लॉस यस। मेकिंग, आज के दिन तो प्रॉफिट भी नहीं है, राइट? फिर भी वो इन्वेस्ट करते हैं यस। कि 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज जो हम, वो आपको समझ में आता है, वो जो डिस्कस करते हैं कि 5% इक्विटी फॉर दिस मच मनी फॉर दिस, यस, तो यस। पर हाँ, 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 शेयर आई एक गेट वैल्यू इट। निकालते हैं, या 5% शेयर्स की एक वैल्यू निकालते हैं। जब ये कंपनी बड़ी हो जाएगी, तो आज जो अगर वो 50 लाख में खरीद रहा है, तो उस 50 लाख की वैल्यू हो सकता है 50 करोड़ हो जाए, पॉसिबल है, या 5 करोड़ हो जाए। हाँ, तो हाँ। उसका कैपिटल का वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, दैट इज द टाइम द शार्क विल मेक अ मूव। क्लियर है? ओ। ओके। आपके घर यस, में कोई यस। इन्वेस्ट करता है शेयर्स में? नहीं, ओनली आई आई हाँ, मेरे पापा करते हैं, बट कभी उनसे खुल के अच्छा। बात नहीं हुई इस बारे में। आई गेस ही डोंट वांट टू ओके। डिस्क्लोज दैट, आई गेस। और आप बीएफएम कोर्स कर रहे हो, तो आपसे तो डिस्कस करना चाहिए उनको। Actually, even I used to do that, but it was not investment. It was just हाँ, intraday. So इंट्राडे इज नॉट फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, दैट इज स्पेक्यूलेशन। लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हो, yeah. तो यही सोच के करते हो कि भाई इसके इसके दाम अगले 5 साल में 10 गुना हो जाएंगे, या जो भी। तो आप इंट्राडे कैसे, खुद रिसर्च करते थे, Mm-hmm. या हाउ डिड यू मैनेज इंट्राडे? I used to have a like वो मेरे भाई की तरह थे। वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है 5-6 ईयर से, मे बी रेदर 10 ईयर्स। तो उन्होंने सिखाया था। एंड इवन आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो वी यूज्ड टू डू प्रॉफिट इट लॉस क्या टुगेदर। होता, कुछ होता था या बराबर? दोनों ही होते थे एक्चुअली। बट मोस्टली लॉस ही हुआ। तो आई होप लॉस होके भी कुछ लर्निंग हुई होगी। काफी काफी ज्यादा। आई डिडंट इवन टच द बुक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एट ऑल। आई वाज नोइंग एवरीथिंग व्हाट वाज देयर। ठीक है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स। अग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब जो रिस्क लेकर के सी यू शार्क टैंक आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो शार्क टैंक में जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, सम ऑफ देम हैव लेफ्ट वेरी हाई पेइंग जॉब्स, यस। एंड बिजनेस में तो स्ट्रगल है, हाँ, हाँ, हाँ। नया बिजनेस है, और भी ज्यादा स्ट्रगल है, चलेगा नहीं चलेगा, कितनी मुश्किल होती है। तो वैसे ही जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो यू हैव टू अज्यूम मोर रिस्क, क्योंकि पता नहीं प्रॉफिट होगा लॉस होगा। देयरफॉर इट इज सूटेड फॉर पीपल हु आर मोर अग्रेसिव, एंड दे हैव रिस्क एपेटाइट, दे कैन टेक रिस्क। सेकेंड, नॉर्मली इसमें ओके। रिटर्न्स थोड़े लॉन्ग टर्म में बनते हैं, इमीडिएटली नहीं बनते। ओके, सो बेस्ट सूटेड फॉर अग्रेसिव गॉट इन्वेस्टर्स हु इट। आर सीकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इक्विटी फंड्स प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन। ये पॉइंट अभी रहने दीजिए, ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है आगे बताऊंगा। Certain ओके। equity funds provide tax advantages, tax exemptions, that is two types of advantages. एक tax exemption, दूसरा tax deduction also. This point also for now let it be, आगे डिटेल में समझाऊंगा। It is very popular ओके। with retail investors. Simple reason, retail investor, most of them don't have the capability
to do research on 500 stocks and figure out कि कहाँ शेयर में डालना है. म्यूचुअल फंड के थ्रू उनको एक गेटवे मिल जाता है कि दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इक्विटी शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट्स, इवन दो दे आर नॉट द Okay. एक्सपर्ट्स. ओके. नाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहले हमने बोला इक्विटी डेट, मनी मार्केट, गोल्ड. Within equity also there are various types of funds. So we will start studying कि इसमें कौन कौन से तरह के इक्विटी फंड्स होते हैं डिटेल में, लेकिन आई थिंक विल कीप दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके.